ये वीडियो ईरानी मिसाइल का है जो इजराइल पर दागी गई है। इस पर थैंक यू इंडिया लिखा हुआ है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने बताया कि इजराइल पर इस हमले में लॉन्ग और मीडियम रेंज के मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। मिसाइल्स पर भारत के अलावा स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी मैसेज लिखे गए। ईरान का कहना है कि ऐसा करके उसने उन देशों को शुक्रिया कहा है जिन्होंने उसका समर्थन किया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दिलदारी दिखा रहे हैं, एक आस लिए बैठे हैं, आस ईरान से बातचीत की, मुलाकात की। ट्रंप ने ईरान को डील के लिए पहले 5 दिन की मोहलत दी थी, अब उसे 10 दिन और बढ़ा दिया है, यानी 6 अप्रैल तक। लेकिन ट्रंप की इस दरियादिली पर सवाल हैं, क्या नेगोशिएशन की आड़ में ट्रंप अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं? खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिकी सेना 10,000 और सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है। पर्दे के पीछे भी खेल चल रहा है। पश्चिम का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि जंग रोको मत, बल्कि उसकी इंटेंसिटी और तेज करो। MBS चाहते हैं कि अमेरिका इस मौके का फ़ायदा उठाकर ईरान में तख्ता पलट करवा दे। तो क्या ट्रंप MBS की बात मानेंगे? सऊदी अरब का एजेंडा क्या है? ट्रंप क्या चाहते हैं? आज इन सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Rajnikantha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप पर ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका इजराइल का यह मिलिट्री ऑपरेशन मिडिल ईस्ट को नए तरीके से ढालने का एक ऐतिहासिक मौका है। पिछले एक हफ्ते में MBS और ट्रंप के बीच कई बार फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान उन्होंने ईरान में तख्ता पलट करवाने की पैरवी की है। रिपोर्ट कहती है कि सऊदी ईरान को खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा मानता है। उन्हें लगता है कि इस खतरे को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वहाँ की सरकार को हटाना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को बड़ा खतरा मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान में सिविल वॉर जैसे हालात बन जाएं, देश अपनी ही दिक्कतों में उलझ जाए, तो इजराइल इसे शायद जीत मानेगा। लेकिन सऊदी अरब के लिए अगर ईरान एक असफल, कमज़ोर और अस्थिर देश बन जाता है तो ये उसके लिए और भी बड़ा खतरा होगा। इस रिपोर्ट को ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन के सऊदी के कुछ सूत्रों ने सही ठहराया है। गार्डियन ने अपने आर्टिकल में बताया है कि सऊदी अब सिर्फ जंग जारी रखने की नहीं, बल्कि उसे और तेज करने की बात कर रहा है। ट्रंप ने भी 24 मार्च को पत्रकारों से बात करते हुए इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, MBS एक फाइटर हैं, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। 1 महीने से जारी इस जंग में अभी तक सऊदी अरब की सीधी सैन्य भागीदारी की कोई खबर नहीं है, लेकिन सऊदी अरब पर पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान की अगुवाई में चल रही पीस टॉक्स नाकाम हो जाती हैं तो सऊदी अरब भी सीधे तौर पर इस जंग में कूद सकता है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसके इन हमलों की जद में सऊदी अरब भी आया है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले भी किए थे। करीब 1 हफ्ते पहले भी ऐसा ही एक ड्रोन हमला सऊदी अरब के रेड सी तट पर यनबू के एक ऑयल रिफाइनरी पर हुआ था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से तेल की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट के कई देश तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने तेल को पाइपलाइंस के जरिए रेड सी तक पहुंचा सकता है, इसलिए वो अपने पड़ोसी देशों जितना कमजोर नहीं है। लेकिन यनबू पर हमला इस बात का संकेत है कि ईरान इस सप्लाई लाइन को भी निशाना बना सकता है। सुन्नी देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानते हैं। दोनों काफी समय से एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। एक लीक्ड अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की केबल की माने तो 2008 में क्राउन प्रिंस के चाचा किंग अब्दुल्लाह ने अमेरिकी सेना से ईरान की इस्लामी सरकार को खत्म करने, तख्ता पलट करवाने की पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि तेहरान में जो सांप है उसका सिर काट देना चाहिए। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत के जरिए हल करना चाहता था, लेकिन इसी बीच ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान ही जॉइंट हमला शुरू कर दिया। MBS ने ट्रंप के साथ करीबी रिश्ते बनाकर अपनी सत्ता सऊदी में मजबूत की है, लेकिन अब उन्हें सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर टोटल डिपेंडेंसी, इसके बारे में फिर से सोचना पड़ सकता है। उन्होंने ट्रंप, उनके परिवार, उनकी कंपनी
और व्हाइट हाउस में आर्थिक निवेश भी किया है। लेकिन जब बात जंग पर आई है तो ट्रंप ने वही किया जो इजराइल चाहता था। सऊदी और पूरे खाड़ी क्षेत्र को पीछे कर दिया, उन्होंने इजराइल को तवज्जो दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब को अमेरिका से मन मुताबिक सपोर्ट नहीं मिला है। 2019 में भी ऐसा कुछ हो चुका है। 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक और खुरैस के तेल प्रोसेसिंग प्लांट्स पर ड्रोन हमला हुआ था। ये प्लांट देश की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको चलाती है। हमले का असर इतना ज्यादा था कि सऊदी अरब का तेल उत्पादन हर दिन 1 करोड़ बैरल से घटकर करीब 41 लाख बैरल रह गया था, यानी करीब 57 लाख बैरल रोज का नुकसान हुआ, जो दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 5% था। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उनका कहना था कि यह हमला 2015 से चल रही सऊदी के नेतृत्व वाली यमन जंग के जवाब में किया गया है, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए थे। लेकिन सऊदी अधिकारियों ने कहा था कि हमले में कई ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुई जो नॉर्थ और ईस्ट से आईं और ईरान में बनी थी। अमेरिका और सऊदी अरब ने हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ईरान ने इसमें किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया था। उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की थी। लिखा था कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो सऊदी अरब से ये सुनना चाहते हैं कि उनके हिसाब से इसके पीछे कौन है और आगे कैसे कार्रवाई करनी है। आने वाले दिनों में ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने सऊदी की रक्षा करने का कोई वादा नहीं किया है, लेकिन वो उनके साथ बैठकर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन इन शब्दों के इतर अमेरिका ने ईरान पर सिर्फ सैंक्शंस लगाए। सऊदी की मांग के मुताबिक कोई बड़ा जवाबी कदम नहीं उठाया। इससे सऊदी अरब थोड़ा सतर्क हो गया। 4 बरस बाद उसने अपना रुख बदलते हुए ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। 2023 में चीन की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। सऊदी को लगा था कि ईरान से नजदीकी बढ़ाकर टकराव की स्थिति में उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन अब जंग शुरू हुई है तो ऐसा नहीं हुआ है, दांव उल्टा पड़ गया है। सऊदी अरब में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। ऐसे में अब MBS अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। हालात UAE में भी बेहद ख़राब हैं। उसके तेल निर्यात पर लगभग पूरी तरह रोक लग चुकी है। उसने खुलकर ईरान की हार की मांग की है। वॉशिंगटन में UAE के राजदूत यूसुफ अल-ओतैबा ने लिखा, सिर्फ सीज़फायर काफ़ी नहीं है, हमें ऐसा नतीजा चाहिए जो ईरान के पूरे खतरे को ख़त्म करे। लेकिन सऊदी अरब के पास अभी भी रेड सी के जरिए तेल भेजने का विकल्प है, इसलिए उसके पास अभी भी खोने के लिए काफ़ी कुछ है। लिहाजा उसने खुलकर ज़्यादा बमबारी की मांग नहीं की है। लेकिन अगर वो सीधे जंग में उतरता है तो ईरान की तरफ से और भी बड़ा जवाबी हमला हो सकता है, खासतौर पर उसकी रेड सी वाली तेल पाइपलाइन पर, और इसमें यमन के हूती विद्रोही भी शामिल हो सकते हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं। इन रिपोर्ट्स के बीच सऊदी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि क्राउन प्रिंस MBS जंग को लंबा खींचने के पक्ष में है। उनकी सरकार ने कहा है सऊदी अरब हमेशा से इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता रहा है, यहां तक कि जंग शुरू होने के पहले भी हम यही चाहते थे। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता अपने लोगों और नागरिक ढांचे को रोज हो रहे हमलों से बचाना है। ईरान ने गंभीर बातचीत की जगह खतरनाक टकराव का रास्ता चुना है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान खुद ईरान को ही हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक MBS ने ट्रंप से बातचीत में सुझाव दिया है कि अमेरिका ईरान में सेना भेजकर वहां के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करे और सरकार को सत्ता से हटा दे। उन्होंने ट्रंप से बातचीत में जमीनी ऑपरेशन की भी वकालत की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस पहले जंग से बचना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें डर है कि अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो सऊदी अरब और पूरा मिडिल ईस्ट गुस्साए ईरान के सामने अकेला रह जाएगा। उनका मानना है कि अगर हमला अधूरा छोड़ दिया गया तो सऊदी अरब पर बार बार ईरानी हमले हो सकते हैं। साथ ही ईरान के पास ये ताकत भी बनी रह सकती है कि वो कभी भी होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दे। उधर ट्रंप हैं जिनकी बातें सुनकर दिमाग का डोनाल्ड हो रहा है। ट्रंप का प्लान क्या है, वो क्या क्या रहे हैं। ईरान ने मुझसे 7 दिन मांगे, मैंने कहा मैं आपको 10 दिन देता हूं। ये दिलदारी क्यों? ये कदम कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ट्रंप हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए शांति दूत का चोला ओढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगोशिएशन की आड़ में ट्रंप अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं? कल यानी 28 मार्च को जंग शुरू हुए 1 महीना हो जाएगा। कल शनिवार भी है, जो पिछले कुछ समय से हमला करने के लिए ट्रंप का पसंदीदा दिन बन चुका है। इसी बीच एक खबर जोर पकड़ रही है कि ट्रंप ईरान की जमीन पर सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई सांसद जंग से जुड़ी ब्रीफिंग के बाद बाहर आए हैं और इशारा किया है कि जल्द ही अमेरिका की सेना भी इस लड़ाई में शामिल हो सकती है, ट्रूप्स उतारे जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी शिकायत की है कि ट्रंप प्रशासन उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स भी कुछ और ही इशारा कर रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 और जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है, वो भी पूरी इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। ये फोर्स मिडिल ईस्ट की ओर पहले से रवाना 7,000 मरीन कमांडोज और पैराट्रूपर्स से अलग होगी।
अब इतने सारे सैनिक जाएंगे कहाँ? न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान पर एक फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा है और ट्रंप की टेबल पर 4 बेहद खतरनाक ऑप्शंस रखे गए हैं। पहला, खार्ग आइलैंड पर कब्जा या नाकाबंदी, ये ईरान के तेल एक्सपोर्ट के लिए सबसे अहम ठिकाना है। दूसरा, लारक आइलैंड पर हमला, यहाँ ईरान के बंकर्स और रडार हैं जो होर्मुज की खाड़ी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तीसरा, होर्मुज के मुहाने पर बसे अबू मूसा और 2 छोटे आइलैंड्स पर कब्जा। दिलचस्प बात यह है कि इन आइलैंड्स पर यूएई भी अपना दावा ठोकता है। चौथा, होर्मुज के पूर्वी हिस्से से जो भी जहाज ईरान का तेल ले जा रहे हैं उन्हें समंदर में ही ब्लॉक करना या जब्त कर लेना। एक्सिस की रिपोर्ट यह भी कहती है कि अमेरिका जमीन के बहुत नीचे दबे ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, जो बताया जाता है कि 440 किलो है, उसको कब्जे में लेने के लिए अंदरूनी इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन या फिर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक का रिस्क भी ले सकता है। आशंकाएं इसलिए और भी बढ़ रही हैं क्योंकि ट्रंप की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस जंग ने उनका चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरने लगी है। जब ट्रंप ने दूसरी बार व्हाइट हाउस की चाबी ली थी तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 52% थी। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला शुरू हुआ तो ये 42% पर आ गई और इस हफ्ते ये लुढ़ककर 40% पर पहुंच गई है। इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक स्थिति अर्थव्यवस्था वाले मोर्चे पर है। ट्रंप की इकोनॉमिक अप्रूवल रेटिंग महज 29% रह गई है। यह आंकड़ा उनके पूर्ववर्ती और बकौल ट्रंप स्लीपी जो बाइडेन के कार्यकाल के सबसे खराब दौर से भी नीचे है। अब ट्रंप की टेंशन यह है कि 7 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। वैसे तो 86% रिपब्लिकन्स और ट्रंप का मागा बेस आज भी इस जंग का समर्थन कर रहा है, लेकिन जिन इंडिपेंडेंट वोटर्स ने ट्रंप को एक बेनिफिट दिया, उन्हें जिताकर व्हाइट हाउस भेजा था, वे सभी अब तेजी से छिटक रहे हैं। तो ट्रंप के फैसले दरियादिली हैं या छटपटाहट? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने धमकी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ब्लफ नहीं करते, अगर कोई डील नहीं हुई तो वो नरक के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। अनलीश हेल, ही विल अनलीश हेल। उधर ईरान को भी भनक है कि नेगोशिएशन के नाम पर धोखा हो सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एक्स पर लिखा है कि ईरान की इंटेलिजेंस को पता है कि दुश्मन किसी क्षेत्रीय देश की मदद से हमारे आइलैंड्स पर कब्जा जमाना चाहता है। गालिबाफ ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो उस पड़ोसी देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तो आगे क्या होने वाला है ये तो ट्रंप ही जानते हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। रुख करते हैं पड़ोसी देश नेपाल का, जहां पुरानी कैसेट बाहर निकाल दी गई है और नए गवैयों की धुन सुनाई दे रही है। रैप सॉन्ग बज रहा है। 35 साल के बालिन शाह ने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसी के साथ वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी छवि सफ़ेद पोश खद्दरदारी नेताओं से बिल्कुल अलग है। बालेन पेशे से इंजीनियर हैं और पहचाने जाते हैं रैपिंग से। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक एक दिन पहले ही बालेन ने अपना नया रैप सॉन्ग जय महाकाली रिलीज किया था। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में आज बालेन शाह और उनके 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई। बालेन ने रक्षा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अपने ही पास रखे हैं। इनकी नई कैबिनेट भी काफ़ी यंग है। जाने माने अर्थशास्त्री स्वर्णिम वागले को देश का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। वहीं गृह मंत्रालय सुडान गुरुंग को सौंपी गई है। गुरुंग एक युवा नेता हैं जो नेपाल के जनजी मूवमेंट से नेपाल की राजनीति में चमके थे। पिछले बरस नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ था, तब युवाओं का कहना था कि उन्हें पुराने भ्रष्ट नेताओं से छुटकारा चाहिए। जब चुनाव हुए तो युवाओं का गुस्सा वोट में भी तब्दील हुआ। बालिन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP ने 275 सीटों वाली संसद में 182 सीटें जीती। बालिन शाह ने नेपाल के 4 बार प्रधानमंत्री रहे KP शर्मा ओली को उनके गढ़ झापा 5 सीट पर भी हरा दिया। ओली की पार्टी उस सीट पर दशकों से अजेय मानी जाती थी। तस्वीर अमेरिका के कोर्टरूम की है। हेडफोन लगाए और कैदियों वाले कपड़ों में बैठे हैं वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस। इसी साल जनवरी में अमेरिकी सेना ने उन्हें वेनेजुएला की राजधानी काराकस से अगवा कर न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया था। इन पर नार्को टेररिज्म का केस चल रहा है। 26 मार्च को मैनहट्टन कोर्ट में मादुरो और उनकी पत्नी की पेशी थी। इस दौरान उनके वकीलों ने एक दिलचस्प दलील दी। कहा, हुजूर, हमारे मुवक्किलों के पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं। वेनेजुएला के फंड्स पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, पाबंदियां हैं, इसलिए ये केस ही खारिज कर दो। जज ने केस खारिज तो नहीं किया, लेकिन अमेरिकी वकीलों की अच्छी खासी क्लास लगा दी। जज ने पूछा कि जब अमेरिका खुद वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाकर वहां का तेल खरीद रहा है तो मादुरो को अपनी फीस के लिए उसी देश के फंड का इस्तेमाल करने से क्यों रोका जा रहा है। उधर वेनेजुएला में मादुरो के पीठ पीछे बिजनेस सेट हो गया है। मादुरो के बाद उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। उन्हें अमेरिका से समर्थन मिल रहा है और अब वो ट्रंप के आशीर्वाद से वेनेजुएला का तेल विदेशी निवेशकों के लिए खोल रही हैं।
वेनेजुएला का सरकारी टीवी चैनल मादुरो की किडनैपिंग को किडनैपिंग नहीं बल्कि युद्धबंदी बता रहे हैं। दूसरी तरफ मादुरो का बेटा अपने पिता के किडनैप किए जाने के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।